हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी इंग्लिश। तो जैसा कि हम यूपी टीजीटी और पीजीटी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, तो आज हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। ठीक है, और जिस किसी ने भी पहले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो वो इसी चैनल पर जाकर उन प्रैक्टिस सेट को भी देख सकता है। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ इन अ बैलेड अ लाइन और स्टेंजा इज रिपीटेड बट with an addition that advances the story is called। क्या है वो? ऑप्शन है रेफरेंशियल रेपिटेशन, बी है इंक्रीमेंटल रेपिटेशन, सी है जस्ट रेपिटेशन, या नन ऑफ द अबव। क्या होगा इसका राइट आंसर? If in a ballad a line or stanza is repeated but with an addition that advances the story is called, yes, incremental repetition। ठीक है, now next question, which of the following statement is not correct with the reference of ode। हमको ये बताना है कि ओड के रेफरेंस में नीचे जो 4 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं इनमें से कौन सी करेक्ट नहीं है। तो इसके लिए हमें ओड के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए। ठीक है, पढ़ के देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है पिंडास ओड, जो पिंडारिक ओड भी बोलते हैं जिसे, ये टाइपो है, इसे ध्यान रखना, पिंडारिक ओड। तो ये है पिंडास ओड आर एन केमिस्टिक। बी है इन कंट्रास्ट टू द पैशन, विजनरी बोल्डनेस एंड फॉर्मल लैंग्वेज ऑफ पिंडास ओड, मैनी होरेशियन ओड्स आर काम, मेडिटेटिव एंड कॉलिक्वल। सी पार्ट है द इरेगुलर ओड वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय थॉमस ग्रे। डी पार्ट है पिंडास ओड वॉज रिटन इन प्रेज एंड ग्लोरीफाई समवन। क्या होगा इसका राइट आंसर? मतलब इनमें से कौन सा ओड का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? सोचिए, आंसर करने की कोशिश कीजिए। यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द इरेगुलर ओड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय थॉमस ग्रे। तो ये इरेगुलर ओड्स जो हैं ये थॉमस ग्रे ने नहीं इंट्रोड्यूस किए हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ has been called the fine flower of 18th century meditative poetry। Which work of Wordsworth has been called the fine flower of 18th century meditative poetry? कौन सा वर्क है वो? लिरिकल बैलेड्स, इमोर्टैलिटी ओड, इमोर्टैलिटी, या फिर रिक्लूज, टिंटन एबी। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टिंटन एबे। अच्छा, लिरिकल बैलाड कब पब्लिश हुआ था? तभी से हमें ये भी देखना है कि लिरिकल बैलाड्स की जो जहाँ से बिगिनिंग हुई है वहीं से रोमांटिक एज की शुरुआत को भी माना जाता है। तो इसकी पब्लिकेशन ईयर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद होना चाहिए। ठीक है, कब था? 1798। यहीं से रोमांटिक एज की शुरुआत भी मानी जाती है। ठीक, और लिरिकल बैलाड एक कंबाइंड वर्क था। तो किस किसने मिलकर लिखा था इसे? वर्ड्सवर्थ और यस एस.टी. कॉलरिज, ध्यान रखना। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी रिटन बाय मैथ्यू आर्नोल्ड। मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा लिखी गई जो ग्रीक ट्रेजेडी थी उसका नेम क्या है? ऑप्शंस हैं आपके पास। थायरिसिस है, मेरोप है, सोराबनिस्तम है, और मैरिनस है। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका करेक्ट आंसर देखिए क्या होगा। हाँ, मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा लिखी हुई है। सोचिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए। यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेरोप।
ठीक। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यू डैश हैव वाटर्ड द फ्लावर्स फॉर इट इज गोइंग टू रेन। तो इनमें से क्या आना चाहिए यहाँ पे, शुड, यू शुड हैव वाटर्ड द फ्लावर्स फॉर इट इज गोइंग टू रेन, या फिर मस्ट, या फिर कुड नॉट, या नीड नॉट। क्या आएगा इसका राइट आंसर? सोचिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए। यस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नीड नॉट। इजी है, यू नीड नॉट हैव वाटर्ड द फ्लावर्स फॉर इट इज गोइंग टू रेन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस कैरेक्टर ग्रेस मेलबरी एंड गेल्स विंटर ब्राउन अपीयर्स इन हार्डीज नॉवल। ये जो दो कैरेक्टर हैं, ग्रेस मेलबरी और गेल्स विंटर ब्राउन, हार्डी के कौन से नॉवल में अपीयर होते हैं? ऑप्शन है रिटर्न ऑफ नेटिव, वुडलैंडर्स, जूड द ऑब्सिक्यूर, अंडर द ग्रीनवुड ट्री। क्या हुआ इसका राइट आंसर? सोचिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए। यस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द वुडलैंडर्स। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ इसे देख लेते हैं। द प्रोटेगोनिस्ट राइट्स अ लेटर ऑफ कन्फेशन बट इट गेट्स लॉस्ट अंडर द कारपेट ओनली टू बी फाउंड ऑन द वेडिंग डे। हु इज द प्रोटेगोनिस्ट? ये एक नॉवल की स्टोरी है बेसिकली, ठीक है, जिसमें जो प्रोटेगोनिस्ट है, मतलब जो हीरो है नॉवल का, वो एक लेटर लिखता है। ये हीरोइन भी हो सकती है, ये ध्यान रखना, प्रोटेगोनिस्ट, ठीक है, वो लिखता है, लिखती है एक लेटर, कन्फेशन लेटर लिखा जाता है, और जो देने से पहले ही लॉस्ट हो जाता है, और वो कब मिलता है? वेडिंग डे पे जाकर मिलता है। तो वो कौन प्रोटेगोनिस्ट है इसमें, बताइए? वो बातसीबा है, लुकेटा है, सू है, या टेस है? क्या है इसका करेक्ट आंसर? अगर आपको नॉवल की स्टोरी याद आ रही है तो आपको कैरेक्टर भी ऑब्वियस सी बात है याद आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टेस। ठीक है, अच्छा ये कौन सा नॉवल है और वो नॉवल किसने लिखा है, ये इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स आपको करने हैं। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 alternatives of converting the direct speech into indirect speech are suggested for the following sentences। अब यहाँ से देखो नरेशन का सेंटेंस आया है हमारा, तो हमें नरेट करना है। देखना है कि पहले हमें ये देखना है कि कौन सी स्पीच में है ये सेंटेंस, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, और अगर डायरेक्ट है तो उसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, और इनडायरेक्ट है तो डायरेक्ट में। सेंटेंस है, नीड आई फिनिश माई ब्रेकफास्ट, आस्क द बॉय। क्वेश्चन मार्क है, सॉरी यहाँ पे टाइपो हुई है, यहाँ पे इन्वर्टेड कोमास और लगेगा। ठीक है, और ये किस में है? अभी ये डायरेक्ट फॉर्म में है, अब हम इसे इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन है, द बॉय आस्क्ड वेदर ही नीडेड टू फिनिश द ब्रेकफास्ट, द बॉय प्रपोज्ड दैट ही शुड फिनिश द ब्रेकफास्ट, यहाँ पे दी है। नेक्स्ट है, बॉय आस्क्ड इफ ही हैड टू फिनिश हिज ब्रेकफास्ट, द बॉय आस्क्ड व्हाई ही शुड फिनिश हिज ब्रेकफास्ट। क्या होगा? यहाँ पे हिज है, क्या बनेगा? द बॉय आस्क्ड। ठीक है, अब क्या आना चाहिए यहाँ पे? यस, कंजंक्शन कौन सा यूज होगा? या तो इफ यूज हो सकता है या वेदर। देखते हैं क्या है इसका करेक्ट आंसर, सोचिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए। हाँ, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द बॉय आस्क्ड वेदर। देखिए यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में है तो यहाँ पास्ट में कर दिया, ही नीडेड टू फिनिश द ब्रेकफास्ट। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, a 14-line poem in iambic pentameter consists of 3 quatrain and a concluding couplet is known as।
बताइए ये कौन सी पोएम की ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपको बताना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अक्सर आपने सुना होगा इसके बारे में। और ऑप्शन है आपके पास बैलेड, शेक्सपियरियन सोनेट, एलेजी या लिरिक। क्या होगा इसका राइट आंसर? 14 लाइन पोएम्स किस में होती हैं? ऑब्वियस सी बात है सोनेट में। यहाँ तो आप सोनेट भी देख कर लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक और स्पेशल क्वालिटी क्या है कि कंसिस्टिंग 3 क्वार्ट्रेन एंड अ कंक्लूडिंग कपलेट। ये किसकी क्वालिटी होती है? ये है शेक्सपियरियन सोनेट की क्वालिटी, ठीक है। और यहीं पर साथ ही साथ ये भी जान लीजिए कि शेक्सपियरियन सोनेट की जो राइमिंग स्कीम होती है वो क्या होती है? क्या होती है? ए बी, ए बी, ठीक है, सी डी, सी डी, नेक्स्ट ई एफ, ई एफ, और फिर क्या आता है? जी, जी, ठीक है। ये राइमिंग स्कीम है शेक्सपियरियन सोनेट की, याद रहेगी। ए बी, ये देखो 4 लाइन का क्वार्टेन हो गया एक, फिर सी डी, ये दूसरा क्वार्टेन हुआ हमारा, और फिर ई एफ, ये तीसरा क्वार्टेन हो गया। 4 लाइन के क्वार्टेन 3 हो गए, और ये कपलेट की राइमिंग स्कीम जी जी, ठीक है, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन कीट्स ओड टू ऑटम इज एन एग्जाम्पल। जॉन कीट्स ने जो ओड लिखा है, ओड टू ऑटम, ये कौन से वाले ओड का एग्जाम्पल है? ये होरेशियन ओड है, पिंडारिक ओड है, इरेगुलर ओड है, या नन ऑफ द अबव? क्या हुआ इसका राइट आंसर? ध्यान रखना, ये प्रैक्टिस सेट जो है ये टीजीटी के लिए भी ज़रूरी है और पीजीटी के लिए भी। तो मैं मिक्स टाइप के क्वेश्चन ला रही हूँ, ये ऐसा नहीं है कि ये स्पेसिफिक केवल पीजीटी के लिए ही है। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो टीजीटी के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको सेपरेट में यूपी टीजीटी के लिए ही स्पेशल प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो फिर मैं उन्हें भी आपके लिए अवेलेबल करा दूंगी। इसका आंसर कीजिए। जॉन कीट्स ओड टू ऑटम इज एन एग्जाम्पल। जॉन कीट्स का जो ओड टू ऑटम है वो कौन से वाले ओड का एग्जाम्पल है? यस, ये है होरेशियन ओड। अच्छा, ओड की टाइप्स टोटल कितने होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ओड के जो टोटल टाइप होते हैं वो 3 ही होते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ जॉन कीट्स is a version of a tale from Boccaccio। ठीक है, ये आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स, नीचे जो 4 वर्क्स दिए हैं इनमें से कौन सा वर्क्स ऑफ जॉन कीट्स, ये सारे ही किसके वर्क हैं? जॉन कीट्स के हैं। इज अ वर्जन ऑफ टेल फ्रॉम बोकेसियो, वो एक इस प्रकार का वर्जन है जिसे बोकेसियो की एक स्टोरी से लिया गया है, ठीक है। अच्छा, बोकेशियो ने कौन सा वर्क लिखा है? डेकामोरन, है ना, और डेकामोरन से ही वो पोएम को लिया गया है। तो बताइए कौन सा होगा? ऑप्शन है हमारे पास, ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर, बी इजाबेला और द पोर्ट ऑफ बेसल, सी एंडिमियन, और नन ऑफ द अबव। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर करने की कोशिश कीजिए। यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इजाबेला, और जिसका सबटाइटल कह लो या दूसरा नाम कह लो उसे कहते हैं पोर्ट ऑफ बेसिल। ये भी पूछने के लिए आ जाता है कि इजाबेला का दूसरा नाम क्या है, तो ध्यान रखना पोर्ट ऑफ बेसिल है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, Lamb's essays are a sort of fragmentary autobiography. Out of following pairs, find out which is mismatched. ओके, लैम्ब के एसेज जो हैं वो फ्रेगमेंट्री ऑटोबायोग्राफीज हैं, और यहाँ पर मैचिंग में कुछ ऑप्शंस दिए हैं आपको, और उनमें से जो भी मिसमैच्ड है उसे हमें बताना है। फर्स्ट है क्राइस्ट हॉस्पिटल, तो ये लैम्ब्स ओल्ड स्कूल डेज है। बी है ब्लैक्स मूर, तो ये लैम्ब्स बॉयहुड है। सी लव ऑफ ओल्ड वेंचर, ये लैम्ब्स ब्रदर है। ओल्ड चाइना, ये मैरी लैम्ब है। कौन सा मिसमैच है इसमें से? बाकी 3 पेयर करेक्ट हैं और
इनमें से हमें ये बताना है कौन सा मिसमैच्ड है। सोचिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए। क्या हुआ इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लव ऑफ ओल्ड वेंचर लैम्स ब्रदर। ये इससे मैच नहीं करता। नाउ नेक्स्ट, फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच। हमें फिगर ऑफ स्पीच बतानी है। लेट्स सी व्हाट इज आवर स्टेटमेंट। ही रिसीव्ड अ मोर्टल बाउंड, ही रिसीव्ड अ मोर्टल वुंड। तो ऑप्शन है सिनगडकी, ट्रांसफर्ड एपिटेट, मेटानमी या लाइटोटस। आपको चारों का कैरेक्टरिस्टिक्स पता होना चाहिए। सिनगडकी क्या होती है, ट्रांसफर्ड एपिटेट क्या होते हैं, मेटानमी क्या है, लाइटोटस क्या है। स्टेटमेंट है ही रिसीव्ड अ मोर्टल वुंड, मोर्टल वुंड, इसी से पहचान है इसकी। क्या होगा इसका राइट आंसर? देखो, वुंड का कैरेक्टरिस्टिक एक एडजेक्टिव वुंड के साथ लगा दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रांसफर्ड एपिटेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, लास्ट में बता देती हूँ। जैसे सिनगडकी है तो इसमें किसकी बात होती है? इसमें हुल टू पार्ट और पार्ट टू हुल की बात होती है, ठीक है। और लाइटोटस है तो लाइटोटस में जो बड़ी मतलब सही चीज़ें उन्हें भी कम करके बता दिया जाता है, तो वो लाइटोटस होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग रूल्स इनकरेक्ट इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन है इफ द एसेंट डज fall on the last syllable the consonant is doubled। फर्स्ट ऑप्शन ये है। सेकंड है शॉर्ट monosyllables never double the final consonant। नेक्स्ट है इफ द फाइनल consonant is I it is always doubled with only one exception। डी है when followed by ing the e is always dropped except when the finale e is preceded by a vowel with which it forms one sound। कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है हमें ये बताना है। देख लीजिए, और आप चाहो तो वीडियो को पॉज कर कर इनके आंसर्स खुद से लगाने की कोशिश कीजिए और फिर बाद में देखिए कि कितने आपके करेक्ट होते हैं। क्या हुआ इसका राइट आंसर? बताइए। यस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शॉर्ट मोनोसिलेबल्स नेवर डबल्ड द फाइनल कॉन्सोनेंट। ये रॉन्ग है, बाकी सारी स्टेटमेंट्स तीनों वो राइट है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, टू टेक द बुल बाय हॉर्न्स, इस ईडियम का हमें मीनिंग बताना है। टू टेक द बुल बाय हॉर्न्स, ऑप्शंस हैं फेस अ डिफिकल्टी विद लेस कॉन्फिडेंस, रन अवे फ्रॉम डिफिकल्टी, पुल द बुल्स हॉर्न, या फेस अ डिफिकल्टी बोल्डली। क्या हुआ इसका राइट आंसर? फेस अ डिफिकल्टी विद लेस कॉन्फिडेंस, टू टेक द बुल बाय हॉर्न, पुल द बुल्स हॉर्न, फेस अ डिफिकल्टी बोल्डली, है ना। जैसा कि इसके मीनिंग से ही पता चल रहा है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फेस अ डिफिकल्टी बोल्डली। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेस्टलैंड वाज पब्लिश्ड इन द ईयर। बताइए, बहुत ही फेमस वो वर्क है ये, और ज़्यादातर इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। या तो इसके पांचों जो पार्ट हैं तो उनकी सीरीज सीक्वेंस से पूछ लेंगे, या फिर पहला पार्ट कौन सा है, दूसरा कौन सा है, इस तरीके से पूछ लिए जाते हैं। तो इसका पब्लिकेशन ईयर पूछा गया है। बताइए ये कब पब्लिश हुई थी? तो ये पब्लिश हुई थी 1922 में। अच्छा, इसमें टोटल कितने पार्ट्स हैं? तो इसमें टोटल 5 पार्ट्स हैं, ठीक है। और 5 पार्ट्स कौन कौन से हैं, इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमेरिकन पोएट या पोएट्स
poetess won the Pulitzer Prize for poetry 4 times in his or her life? कौन है वो? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वॉल्ट विटमैन, एमिली डिकिंसन या कमला दास? क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए। जिन्हें 4 बार पुलित्जर प्राइज मिला वो कौन थे? वो थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट। उनकी एक बहुत ही फेमस पोएम है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी बहुत ज़्यादा पसंद थी, तो उसका नाम क्या है? सोचिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए। क्या नाम है उसका? उसका नाम है स्टॉपिंग बाय बर्ड्स, स्टॉपिंग बाय बर्ड्स इन अ स्नोवी इवनिंग। ठीक है, कंप्लीट तो मैं नहीं लिख पाऊंगी इसमें क्योंकि पेन थोड़ा ऐसा ही है, तो ध्यान रखिए, सुन लीजिए आप, और चाहो तो आप नोट कर सकते हो। स्टॉपिंग बाय बर्ड्स बाय स्नोवी इवनिंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। करेक्ट स्पेलिंग, हमें करेक्ट स्पेलिंग बतानी है और वर्ड है हमारा फार्मास्यूटिकल। फार्मास्यूटिकल की करेक्ट स्पेल क्या होगी? PHARMACEUTICAL या PHARAMASECUTIAL? बताइए, यहाँ पे C आना चाहिए या S आना चाहिए? सोचिए और आंसर करने की कोशिश करो। यस, यहाँ पे ना C ही आता है, यहाँ पे ध्यान रखना, ये S नहीं आता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा A है, फार्मास्यूटिकल। नेक्स्ट, इसे देख लेते हैं आप इस क्वेश्चन को। हेजियोग्राफिक्स आर रिटन ऑन। हेजियोग्राफिक्स जो हैं किस पर लिखा गया है? द लाइव्स ऑफ मार्जिनल्स, द लाइव्स ऑफ सबाल्टर्न्स और द स्टाइलाइज्ड लिव्स ऑफ क्रिश्चियन सेंट्स। क्या होगा इसका राइट आंसर? हेजियोग्राफी किससे संबंधित होती है? The stylized lives of Christian saints. Now, next question. Which is are incorrect statements for understatement figure of speech? हमें ये बताना है कि अंडरस्टेटमेंट फिगर ऑफ स्पीच के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए, जिससे कि हम इसमें से ये छांट पाएँ कि कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है, किसके विषय में? अंडर स्टेटमेंट के विषय में। और अंडर स्टेटमेंट को ही और क्या बोल देते हैं? लाइटोटस भी बोल देते हैं। ठीक है, जब हम किसी बड़ा सही या बड़ी फेमस चीज़ को भी बहुत ही छोटा करके बताते हैं तो उसे अंडर स्टेटमेंट कहा जाता है। तो हम अपने ऑप्शन देख लेते हैं। फॉर अंडर स्टेटमेंट द ग्रीक टर्म इज मायोसिस। हाँ, अंडर स्टेटमेंट के लिए जो ग्रीक टर्म मायोसिस है उसका यूज किया जाता है। बी पार्ट है इट डज नॉट रिप्रेजेंट समथिंग एज वेरी मच लेस इन मैग्नीट्यूड देन इट रियली इज। सी है द वर्ड्सवर्थियन लाइन एंड नेवर लिफ्टेड अप अ सिंगल स्टोन इज एग्जाम्पल ऑफ इट. It is also used to assert an affirmative be negating its contrary. कौन से अंडरस्टेटमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं हैं? बताइए। देखिए, अगर हम ऑप्शन डी की बात करें, इट इज आल्सो यूज्ड टू असर्ट एन अफर्मेटिव बी नेगेटिव इट्स कंट्रेरी, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, ये अंडरस्टेटमेंट के बारे में स्टेटमेंट नहीं है। तो एक तो हमारा ऑप्शन 4 ही हो जाएगा क्योंकि इसमें इनकरेक्ट पूछा गया है। ठीक है, क्योंकि अंडरस्टेटमेंट क्या होता है? जब हम फेमस चीज़ को बहुत ही कम करके बताते हैं, और इसका मीनिंग क्या निकल रहा है कि इट इज़ आल्सो यूज टू असर्ट एन अफर्मेटिव बी नेगेटिव। ये तो नहीं है ना कि हम किसी नेगेटिव चीज़ को अफर्मेशन के रूप में बताते हो, ये इसमें नहीं होता है। ठीक है, तो एक तो ऑप्शन नंबर 4 हो गया हमारा। अब सी देखते हैं। द वर्ड्सवर्थियन लाइन एंड नेवर लिफ्टेड अप अ सिंगल स्टोन इज एग्जाम्पल ऑफ इट।
ये करेक्ट लाइन है, ठीक है। नेक्स्ट है, इट डज नॉट रिप्रेजेंट समथिंग एज वेरी मच लेस इन मैग्नीट्यूड देन इट रियली इज। तो यहाँ पे देखिए जस्ट उल्टा बोल दिया गया है, तो हमारा ऑप्शन ये भी गलत है, मतलब कहने का ये है कि इनकरेक्ट है, ठीक है, तो इसकी कैटेगरी में आएगा। अगला, फॉर अंडरस्टेटमेंट ग्रीक टर्म इज मायोसिस, ये अंडरस्टेटमेंट के बारे में सही स्टेटमेंट है, तो हमें तो इनकरेक्ट वाली बतानी थी। तो हमारे इनकरेक्ट ऑप्शन कौन कौन से हैं, बी एंड डी, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड एंड फोर्थ है ना, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, आज के लिए हमारा इतना ही है, ठीक। और आई होप आपको वीडियो पसंद आई है, और अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आपने जो पहले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं जिस किसी ने भी, वो उन्हें भी देख सकता है। और डेली आपको इसी चैनल पर ये प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे रेगुलरली, ओके। और अगर आपको और भी कुछ चीज़ों के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं, मैं उनके बारे में भी डिटेल वीडियो आपको सेंड कर दूँगी, ओके। अब जैसे एनवीएस की भी वैकेंसी आई हैं, तो एनवीएस में भी आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मतलब इंग्लिश का रोल बहुत ही ज़्यादा रहता है, तो उसके बिहाफ में भी आपको चीज़ें देखनी होंगी, ठीक है। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग।